सभी तैयार हैं? सभी आ गए भाई? ठीक है, तो आप कल पढ़े डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, माने आपने क्या जाना? सजीव जगत की विविधता। तो आपने क्या देखा कि इस संसार में बहुत सारे जीव हैं। उन जीवों में अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं। अलग अलग प्रकार के जीवों का होना ही क्या कहलाता है? सजीवों की विविधता कहलाता है। बात समझ आई? संसार में असंख्य जीव रहते हैं, संसार में असंख्य जीव रहते हैं जिनमें, तो आपने क्या देखा कि संसार में असंख्य जीव हैं। नहीं, इन सभी जीवों का होना ही, अलग अलग प्रकार के जीवों का होना ही क्या कहलाता है? सजीव जगत की विशेषता कहलाता है। अगर हम इन सभी जीवों को देखें तो भाई सबसे छोटा जीव भी कोई होगा और सबसे बड़ा जीव कोई होगा। तो सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे जीव हैं जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। किसकी जरूरत पड़ेगी? वी नीड माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी इनको देखने के लिए। और ये बात आप क्लास 9th या 10th में पढ़ चुके। देखिए, माइक्रोस्कोप की बात हो रही है तो हम यहीं पे बता दे रहे हैं। माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक माइक्रोस्कोप होता है लाइट माइक्रोस्कोप, इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। और दूसरे प्रकार का जो माइक्रोस्कोप होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माने माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं? There are 2 types of microscope. First one is light microscope or compound microscope and second is electron microscope. तो लाइट माइक्रोस्कोप आपके स्कूल के लैब्स में पाए जाते हैं, माने इनको कहा जाएगा स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप। जिस माइक्रोस्कोप का प्रयोग आप लोग करते हैं, आपके स्कूल के लैब में किया जाता है, उनको कहा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनका रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, इनको रिसर्च सेंटर में और भी कई जगह यूज करते हैं। बात समझ आई? माने लाइट माइक्रोस्कोप की जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है? किसी चीज को 300 से 1500 टाइम्स दिखा सकता है। माने किसी चीज को 300 से 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। इसका इतना रिजोल्यूशन होता है। समझ आई बात? माने अगर आप एक डॉट को देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप से तो इसका 1500 गुना, ये डॉट बहुत बड़ा दिखेगा। इसका जो कैपेसिटी होती है वो होती है 1 लाख से 5 लाख। इतना ज्यादा इसका रिजोल्यूशन का कैपेसिटी है, इतना गुना बढ़ा सकता है किसी चीज को। तो इसको बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है, ये कॉस्टली होता है इससे। समझ रहे हैं? तो जिन जीवों को, वे सभी जीव जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उन सभी जीवों को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माने दोज ऑर्गेनिज्म which cannot visible without which cannot visible by naked eye is called microorganism। माने जिनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं या जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब बहुत प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो सबसे छोटा जीव होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्म माइकोप्लाज्म सबसे छोटा जीव। सोचिए, अभी तक जो सबसे छोटा जीव आपको दिखेगा या पता चला अभी तक व्यक्ति के, वो है माइकोप्लाज्म, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म।
स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। और जो सबसे बड़ा जीव आप बड़े से बड़ा जीव आप देखोगे वो क्या है? ब्लू व्हेल। ठीक है, ब्लू नीली व्हेल, नीली व्हेल। तो इतने छोटे जीव से लेकर के इतने बड़े जीव और कई प्रकार के जीव आपको दिखते हैं, इतने अलग अलग प्रकार के जीव हैं। इन अलग अलग प्रकार के जीवों का होना ही डायवर्सिटी कहलाता है, विविधता कहलाता है। ये बात समझ में? तो कल आपने जो लेक्चर लिया था, जो क्लास आपकी हुई थी, उसमें हमने इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि डायवर्सिटी क्या है। फिर आप ये जाने थे कि पूरे संसार में अभी तक वैज्ञानिकों ने जो नॉमेनक्लेचर किया है जीवों का, वो कितने जीव हैं। तो आपने देखा कि 20 लाख जीव ऐसे थे, जिसमें से 15 लाख जानवर और 5 लाख प्लांट्स थे। इनका नामकरण हुआ, ऐसे जीव मिले। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसे ऐसे अभी 3 करोड़ प्रकार के जीव इस धरती पे हैं। ये सारी चीजें आपने सीखा था। अब बात आती है कि व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज नॉन लिविंग। ये भी आप पहले से जानते हैं, कल वाली क्लास में भी डिस्कस हुई थी ये बात। तो अब बात आती है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन से ही नीट में क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन, क्योंकि एक आध बार पेपर में आया है। और वो कौन से क्वेश्चन बनेंगे, जब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तभी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवित जंतुओं के कौन से लक्षण हैं, ऐसे क्या लक्षण हैं जो सिर्फ जीवित में होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें से आप पहला जानते हैं क्या? सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। सेकेंड वन इज ग्रोथ, थर्ड इज रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी एंड एडॉप्टेबिलिटी। ठीक है, और कौन से लक्षण होते हैं? और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे मूवमेंट, कुछ मेन लक्षण है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस नहीं, ये लक्षण है। अगर ये लक्षण किसी में है तो समझिए कि वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात आपने अभी तक जाना है। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें आपने जानी। अब बात यहाँ से वो लोग सवाल कैसे बनाते हैं, इसको टॉपिक, ये एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें डिटेल में समझना पड़ेगा, कि जहाँ से आपके नीट में या फिर ऐसी जगहों पे क्वेश्चन बनेंगे। अगर टफ पेपर बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो यहाँ से वो लोग सवाल देते हैं। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है आपका, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, which of the following is specific characteristic of living। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन है और आपके पास ऑप्शन दिए रहेंगे, ए सेल, बी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है,
C ग्रोथ, D रिप्रोडक्शन। ठीक है, यह सपोज करिए कि 3 ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन ये है बोथ A एंड B। तो आपके सामने एक आपके लेवल का टफ सवाल आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करें, क्योंकि आपने जो बातें पढ़ी हैं उसमें तो ये सभी दिख रहे हैं। भाई सेल भी किसी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोटोप्लाज्म भी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रोथ भी प्रोटोप्लाज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये और भी। कौन सा ऑप्शन ठीक करेंगे? सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, इसमें से कौन सा लिविंग का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेष प्रकार का लक्षण है जिससे हम कह सकते हैं कि ये लिविंग में ही होता है। माने वे लक्षण जो सिर्फ लिविंग में दिखे, नॉन लिविंग में ना दिखे, उन्हीं को कहा जाएगा कि ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको इस क्वेश्चन के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे? ये बात समझ, नीट हो चाहे कोई भी पेपर हो, कंपटीशन का पेपर हो, अगर ऐसे सवाल हो तो ऐसे ही कंफ्यूज किया जाता है। ये सब जानते हो, लेकिन यहाँ टिक नहीं कर सकते, बहुत कंफ्यूज। ठीक है, ग्रोथ करोगे कि प्रोटोप्लाज्म करोगे कि सेल करोगे कि 2-3 ये दोनों करोगे और भी, नहीं, ये बात का ध्यान रखना है। तो देखो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, नोट कर लिया इसको? नोट नहीं कर रहे हैं आप? चलो कोई बात नहीं। सेल स्ट्रक्चर, तो सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल की संरचना क्या है जानते हो आप? सेल जानते हो क्या होता है? व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? सेल इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। माने जीवन सेल से ही शुरू हुआ है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये बात बताई थी कि सेल किस चीज से बना है, तो उसमें आपने देखा था कि सेल जो है प्रोटोप्लाज्म से बना है, और अगर सेल को हम जूम करके देखें तो सेल के आउटर कवरिंग पे एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, मेम्ब्रेन में झिल्ली, इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, एक लिक्विड टाइप का पदार्थ भरा होता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी लिक्विड में एक दूसरा पार्ट होता है जो होता है न्यूक्लियस। और भी कई ऑर्गेनल्स इसमें होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, इस तरीके की बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिलती है। बात समझ आ रही है? ये तो सेल है। माने सेल का डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो आप बताओगे इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर इट इज स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात समझ गए? अब अगर कोई बॉडी सेल से बनी है, अगर किसी बॉडी किसी लिविंग की सबसे छोटी इकाई सेल है, मतलब सेल क्या नॉन लिविंग में पाई जाएगी? आप बताइए, नॉन लिविंग में सेल पाया जाएगा? नहीं, केवल लिविंग में पाया जाएगा। तो आप क्या जानेंगे कि जो ये सेल है ये क्या है? किसी भी लिविंग का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर ये किसी और चीज में पाया जाता तो ये लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं। बात समझ आ रही? मतलब तुम्हें यहाँ से ये समझ आए कि वे सभी लक्षण, वे सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो केवल लिविंग में पाया जाए वही उनके डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आपने सेल पढ़ा, सेल पढ़ते समय आपने सेल का डेफिनेशन जाना, है ना, और फिर सेल कैसे बना है वो जाना। सेल कैसे बना है? प्रोटोप्लाज्म से बना है।
फिर सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, लिक्विड फॉर्म में भरी होती है, एक मटेरियल, एक पदार्थ जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर गोल्गी बॉडी, लाइजोसोम्स, कई प्रकार की और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं। और इसके आउटर कवरिंग को, जो पतली सी झिल्ली में ये सारी चीजें हैं, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति कहते हैं। बात समझ आई? अब ये बात चल रही है तो यहीं पे आप जान लो कि हु डिस्कवर्ड सेल, हु डिस्कवर्ड सेल। तो सेल को किसने डिस्कवर किया? आप सभी जानते हो, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। कब? 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। अब इसके बारे में और डिटेल के लिए हम किसी और क्लास में पढ़ते हैं। अभी चूंकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसी को डिस्कस करेंगे, नहीं तो टॉपिक चेंज हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सॉरी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी ग्रोथ। तो जरा ग्रोथ को समझिए। ग्रोथ को समझिए। ग्रोथ क्या है? किसी चीज में विकास होना, किसी चीज के भार को बढ़ना ही तो ग्रोथ कहते हैं। माने अगर किसी लिविंग में आप ग्रोथ देखो, लिविंग में, तो लिविंग में ग्रोथ किन बातों पे डिपेंड करता है, किस तरीके से होगा? या तो उसका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़े तब भी आप कह सकते हैं कि उसका ग्रोथ हो रहा है। दूसरी बात क्या होगी? उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़े तभी तो ग्रोथ हुआ। जैसे आप देखो कि हम बचपन में छोटे से थे, इतने बड़े थे, हम लोगों का वजन, मेरा वजन मान लो आप 2.5 किलो 3 किलो रहा होगा। फिर आप 15-16 साल की एज में 35-40 किलो हो गया होगा, अब कुछ और होगा। तो वजन बढ़ा, वजन बढ़ा माने ग्रोथ हुआ। दूसरा काम क्या हुआ कि जितने सेल्स छोटे पर थे उससे ज्यादा सेल्स अब हैं बॉडी में, तो माने सेल बढ़ा। माने अगर किसी लिविंग में ग्रोथ हो रहा है तो उसका वेट भी बढ़ेगा और नंबर ऑफ सेल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या ग्रोथ किसी और नॉन लिविंग में होगा? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए रेगिस्तान है, डेजर्ट, डेजर्ट में एक बालू का टीला है जिसमें सिर्फ सैंड भरा है, बालू का टीला है। अब हवा चल रही है डेजर्ट में, तो क्या हुआ? और भी बालू आया और इसके चारों तरफ लग गया। तो क्या हुआ? इस टीले का वजन बढ़ गया, वेट बढ़ गया, तो इसका भी तो ग्रोथ हुआ है कि नहीं? ग्रोथ हुआ इसका। इसका मतलब क्या है बताओ? कि ग्रोथ लिविंग का भी होगा और नॉन लिविंग का भी हो सकता है। और आप जानते हैं कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वे होते हैं जो कि सिर्फ उसी में हो, माने लिविंग का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वह है जो सिर्फ लिविंग में हो और किसी में ना हो। तो इसका मतलब ग्रोथ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो है लेकिन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ये बात समझ आई? ठीक है, ऐसे ही रिप्रोडक्शन को देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच लिविंग प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स या प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक देमसेल्फ, खुद के जैसा ही नया जीव पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। बात समझ आई? रिप्रोडक्शन को अगर तुम ध्यान से पढ़ो, रिप्रोडक्शन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो 2 वर्ड से बना, एक री और धन प्रोडक्शन। मने प्रोडक्शन मने उत्पादन और री मीन्स पुनः या फिर दोबारा, दोबारा किसी चीज को वैसा ही उत्पादित करना रिप्रोडक्शन। तो सभी सजीव, सभी लिविंग रिप्रोडक्शन करते हैं, नहीं? तो रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? अपने ही समान नई संतति को पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, अब ये बात, अब अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि इज रिप्रोडक्शन इज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, तो क्वेश्चन यस और नो। यस तब होगा जब रिप्रोडक्शन केवल और केवल लिविंग में होता है,
तो आप बताइए कि रिप्रोडक्शन क्या नॉन लिविंग में भी होता है? नहीं होता है ना। नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। लेकिन सभी लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है, ये सही है कि नहीं ये बताइए। सभी लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसी लिविंग का नहीं है। जैसे अब इसको यहाँ पे समझिए, रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरत है? अगर ह्यूमन में देखा जाए या किसी चीज में देखा जाए तो यहाँ पे स्पर्म माने एक मेल युग्मक की जरूरत है, नर युग्मक, और ओवम फीमेल मादा युग्मक की जरूरत है। हाँ समझ आ रही है, मादा युग्मक की जरूरत आ रही है। अब इन दोनों में क्या हुआ? क्रॉस हुआ, इनकी मीटिंग हुई तो क्या बना? जाइगोट बना। इन दोनों में क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट क्या होता है हिंदी में? युग्मनज होता है, युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनने के बाद थोड़े दिनों बाद फिर क्या बनेगा? शिशु बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा, चाइल्ड बनेगा। बात समझ आ रही है? ये पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन में दो चीजें, दो पेरेंट्स होंगे। रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आपको बताया जाएगा रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी समझिए कि रिप्रोडक्शन ये होता है। अभी आप देखिए, अगर यही बात यहाँ पे हम देखें, अगर एक डंकी लिया जाए, ठीक है, डंकी मीन समझते हैं ना, और ये डंकी कैसा हो? मेल हो, तथा एक हॉर्स, और ये कैसा हो? फीमेल हो। इन दोनों की अगर मीटिंग करवाई जाए, इनमें क्रॉस हो, तो क्या बनेगा? तो बनेगा म्यूल। म्यूल मने खच्चर। और ये खच्चर फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। एक खच्चर फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। माने यहां बात से प्रूफ हो गई ना ये बात कि सभी जीव रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। सभी जीव रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। इसका मतलब रिप्रोडक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं। अगर यही हॉर्स को हम मेल कर दें, समझिएगा बात, अभी तक हॉर्स क्या था? फीमेल था। अब हॉर्स अगर मेल हो जाए और डंकी फीमेल हो जाए तो खच्चर नहीं बनेगा, समझ गए? तो म्यूल नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? तो जो भी बनेगा ऑर्गेनिज्म उसे कहेंगे हिन्नी। बात समझ आई? और ये हिन्नी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक। तो ये बात, तो यहां से समझ आई कि रिप्रोडक्शन भी तुम्हारा क्या है? स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं, ठीक। अब तुम इस सवाल का आंसर दे सकते हो आराम से। Which of the following is specific characteristics of living? निम्नलिखित में से कौन से लिविंग के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो देखो सेल, तो सेल सिर्फ लिविंग में पाया जाएगा, माने सेल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रोटोप्लाज्म, अगर सेल केवल लिविंग में पाया जाता है तो प्रोटोप्लाज्म में ही तो सेल बना है, माने प्रोटोप्लाज्म भी केवल लिविंग में पाया जाता है, तो ये भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ग्रोथ, ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि ग्रोथ लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है, अभी आपने सीखा। माने ऑप्शन कौन सा सही है? बोथ ए एंड बी। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा? आज की क्लास में ये बंद कर रहे हैं। इसमें आपने सीखा कि लिविंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिसमें आपने लिस्ट बनाए, एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। सेल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी एंड एडाप्टेबिलिटी, मूवमेंट और कॉन्शियसनेस,
ये सारे हैं कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें से आपने 3 डिस्कस कर लिए और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।